कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज खास बैठक भी रही है, किस तरह की बैठक रही, क्या कुछ निर्णय भी लिए गए मैडम बैठक में? देखिए, आज महिला नीति को लेकर आज समीक्षा की गई है और महिला नीति जो ड्राफ्ट हुई है उस ड्राफ्ट में कुछ केंद्र में ऐसे बिंदु थे जो कि मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं थे। आज उसके निर्देश जो है नियोजन विभाग से लेके अन्य अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का खासकर जो हमारी एससी समाज की महिलाएं हैं या एसटी समाज की महिलाएं हैं, उनके सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार का कार्य करना चाहिए वो नीति में पर्टिकुलरली उसमें उल्लेखित होना चाहिए, क्योंकि उनको लेकर जो है मैं समझती हूँ कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है एससी और एसटी समाज का होता है, तो उस प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित इसमें किया जाए, ये एक आज निर्देश निर्गत किए हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो सामान्यतः किसी प्रकार से जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती हैं, जो घुमक्कड़ महिलाएं होती हैं, आखिरकार उन महिलाओं को घरों में नहीं रखा जाता और वो यूं ही घूमती रहती है, और कई बार हमारे पास में गर्भवती होने का भी हमारे पास में मामला आता है या बच्चे फेंक दिए जाने का भी मामला आता है। तो इस प्रकार की महिलाएं शारीरिक शोषण का बहुत शिकार होती हैं। तो इस प्रकार की महिलाओं को भी किस प्रकार से हम मानसिक एक स्वास्थ्य केंद्र खोलते हुए वहाँ रखते हुए उनको पुनर्वासित करते हुए उनका ट्रीटमेंट करने का जो है एक व्यवस्था जो है नीति में जो है दिए जाने का जो है इसमें व्यवस्था हम लोगों ने करनी चाहिए, ये भी बात इसमें आज की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो जैसे क्राइम रेट के बारे में इसमें आया है, तो क्राइम आखिरकार किस किस प्रकार का है, जिस जिस क्षेत्र में क्राइम अधिक है उस क्षेत्र के हिसाब से महिलाओं की या बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग उसमें क्या नीति में हम लोग बात कह रहे हैं उसकी भी हम लोग स्पष्ट उल्लेख करें, जिसमें हमारा ये कहना था कि जिस प्रकार से पोर्न साइट है, जिस प्रकार से अश्लील वीडियोज़ हैं, जिस प्रकार से अश्लील सामग्रियाँ हैं, यदि वो बच्चों के हाथ में या बच्चियों के हाथ में मोबाइल है और वो स्वतः परोसी जा रही है, तो उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसमें नीति में स्पष्ट रूप से इस बात को उल्लेखित होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के अपराध जो है वो न होने पाए। तो उस दिशा में संबंधित विभाग या संबंधित लोग जो है उसमें काम करें, तो ये भी एक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना है। विकलांगता का भी इस महिलाओं का क्षेत्र ऐसा है जिसमें यदि हमारी महिलाएं किसी प्रकार से ब्लाइंड है तो उनकी अलग प्रकार की चुनौती है, यदि महिलाएं 40% अपंग है तो उनकी अलग प्रकार की चुनौती है, यदि महिला व्हील चेयर पे है उसकी अलग प्रकार की चुनौती है, यदि महिला टोटली बेड पर है उसकी अलग प्रकार की चुनौती है। तो इस प्रकार की महिलाओं को भी स्पेशली इंगित करते हुए उसको हम उसमें मेंशन करें। इसके अलावा जो वृद्ध महिलाएं हो जाती हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आखिरकार हमारी क्या स्थिति परिस्थितियां हैं, वो हमारी नीति क्या कहती है, उसे भी हम लोग स्पष्ट करने का काम करें। और इसके साथ ही संबंधित विभागों में जेंडर बजटिंग को लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमने जेंडर बजट हमने अलॉट किया है, लेकिन जेंडर बजट अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आपने कितना अलॉट किया। हर विभाग का अपना विवेक के हिसाब से जेंडर बजटिंग हो रही है, तो इसका भी एक निर्धारण जो है किया जाना चाहिए कि वो जेंडर बजटिंग जहाँ 30% का आरक्षण उत्तराखंड गवर्नमेंट महिलाओं को दे रही है, तो कम से कम मिनिमम तो रखना चाहिए कि 30% जो है जेंडर बजटिंग में महिलाओं के हित में या महिलाओं के लिए जो है वो खर्च हो, चाहे फिर महिलाएं वो स्ट्रीट लाइट के नाम से खर्च हो या किसी अन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से खर्च हो, लेकिन वो खर्च केंद्रित होते हुए महिलाओं पे खर्च हो, ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। इसको लेके भी नीति में व्यवस्था देने के लिए बात कही गई है। इसके साथ ही नीति को समय पर समीक्षा, क्योंकि जब समय परिवर्तन होता है तो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों की चुनौतियां होती हैं। 2024 की ये नीति है और 2025 में इसको फिर से मॉनिटरिंग किया जाएगा, और 2025 की मॉनिटरिंग में यदि हमें ऐसा लगता है इसमें ये परिवर्तन होना है तो वो उसकी गवर्निंग बॉडी एक बनाने के लिए कहा गया है, साथ ही इसको एग्जीक्यूटिंग बॉडी भी एक बनाने के लिए कहा गया है। तो समय पर हर 6 महीने में इसकी समीक्षा होगी, और जब परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन भी हो, इसके भी निर्देश आज दिए हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारी उत्तराखंड की महिला का सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ, सामाजिक सशक्तिकरण के साथ में, सुरक्षा के साथ में, स्वावलंबी होने के साथ में, सम्मान के साथ में हर महिला को जो है वो व्यवस्था मिल पाए, क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि में देवियों का सम्मान जिस प्रकार से देवों का है उस प्रकार से देवियों का भी सम्मान रहना चाहिए। उस दृष्टि से जो है नीति हमारी बने, ये आज महिला नीति 2024 में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए हैं। मैम, जो लिव इन रिलेशनशिप वाले मैटर है उसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल होती हैं, तो उसको लेकर के किस तरह के निर्देश भी आप लोग जारी करेंगे या बनाएंगे उनके लिए पॉलिसी? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में नाबालिग लड़कियों का विषय हो
या हमारे पास में इस प्रकार का विषय हो कि कोई धर्म परिवर्तन करते हुए जो है रहने का काम कर रहे हों। ये सब विषय इस प्रकार का है जो कि जब कभी भी चाहे वो महिला आयोग के पास में आया हो, चाहे वो हमारे पास में आया हो, तो उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने के साथ में इस पे यही प्रस्ताव आगे चल के यूसीसी का हिस्सा बना कि लिव इन रिलेशनशिप को यदि हमें कानूनी रूप देना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारी 18 साल से नीचे की बालिकाएं शोषण का शिकार हो रही हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो किसी भ्रम में ना हो, उनके अधिकार सुरक्षित हो, उनका भविष्य खतरे में ना हो। तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कानूनी रूप देने की कोशिश है, तो वो यूसीसी में उसकी व्यवस्था मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि ये शायद उसी समीक्षाओं का फल है कि यूसीसी का हिस्सा बना, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। तो अब मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन चूँकि उनके परिजनों तक में भी जाएगा, उसकी सूचना वहाँ तक जाएगी, तो इसलिए 18 से नीचे कोई इस दिशा में बढ़ेगा ऐसा मेरा अब मुझे लगता है कि बहुत न्यूनतम होगा और निश्चित रूप से और भी इसके आगे के होने वाले अपराध भी रुकेंगे। मैडम, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है, किस तरह की तैयारियां भी हैं, आपने निरीक्षण भी कर लिया है? देखिए राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है और मुझे लगता है कि इसकी जो डेट डिक्लेयर हुई है 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, निश्चित रूप से इसके आयोजन की तैयारी को पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, और क्योंकि ये केवल खेल विभाग का ही कार्य नहीं है, अभी तो पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो उस गंभीरता के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारी तैयारियां विगत कई वर्षों से चली आ रही है और हमने जो इसके संसाधन विकसित करने हैं वो संसाधन हमने इसके विकसित भी कर लिए हैं और लगभग 95% कार्य हमारे संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में जो है वो हमारी तैयारियाँ हो चुकी है और शेष जो है हमारे पास में इतना पर्याप्त समय है जिसमें कि हम और शेष हमारी तैयारियाँ जो होनी चाहिए समय के साथ में वो हमारी तैयारियाँ परिपूर्ण हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम बहुत बेहतरीन आयोजन करेंगे और हमारी ये कोशिश है कि हम बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे। मैडम, एक थूक जिहाद को लेकर के भी सवाल है क्योंकि लगातार ये मामले भी बड़े उत्तराखंड में भी देखे गए हैं, इस तरह से आप इसको किस गंभीरता के साथ देख रहे हैं? देखिए, थूक जिहाद करना मैं समझती हूँ कि एक अमानवीय घटना है और ये देवभूमि में तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगी, बधाई भी दूंगी और निश्चित रूप से उनके संज्ञान के उपरांत में मुझे लगता है कि इस प्रकार के थूक जिहाद या इस प्रकार के अमानवीय घटनाएं जो है उस पर रोक लगेगी और निश्चित रूप से हम लोग जब एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सब कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये विश्वास को ठेस पहुँचाने वाला कर्म है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के उपरांत में मुझे लगता है इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और एक बड़ा संदेश ऐसे थूक जिहादियों के लिए जाएगा। मैडम, अंतिम सवाल उपचुनाव को लेकर के है। उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है केदारनाथ सीट पर, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, केदारनाथ के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही इसकी तैयारी कर रही थी और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हरियाणा के परिणाम आए हैं और जिस प्रकार से हरियाणा में हैट्रिक लगी है, ठीक इसी प्रकार से जो एक वातावरण डेवलप हुआ है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे रहे हैं, मंत्रीगणों के दौरे रहे हैं, जो एक सकारात्मकता केदारनाथ उपचुनाव में आई है, तो मुझे लगता है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ में कह सकते हैं, प्रचंड वोटों के साथ में हम लोग वहाँ पर कमल के फूल के रूप में जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद मैम, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। रेखा आर्या जी हमारे साथ बातचीत के लिए थी, तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रही थी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस तत्परता से काम करती हुई नजर आ रही है। राज्य में किस तरह से बेहतर कार्य भी किए जा रहे हैं और अपराध के विषयों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईजी गढ़वाल करण सिंह नगलनियाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से ऑपरेशन इस्माइल चलाया जा रहा है, गुमशुदा बच्चों को किस तरह से परिजनों को मिलाया जा रहा है और अभी तक कुछ संख्या भी आई है, सर हमने कितना बेहतर कार्य भी किया है? ये जो ऑपरेशन इस्माइल है, इससे पूर्व भी हर 1-2 साल के अंतराल में जो गुमशुदा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके तलाश के लिए चलाया जाता रहा है। 2014 से ये लगातार उत्तराखंड सरकार के ये पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया गया है और बहुत अच्छी रिकवरी बरामदगी बच्चों की हुई है इसमें और उनके घर वालों से जो किसी मेले में, किसी कार्यवश या किसी घटना के कारण से अपने परिजनों से बिछड़ गए थे और कहीं ऐसे अज्ञात, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हमारे माँ बाप कौन है, क्या है, तो माँ बाप बच्चों को ढूंढ रहे थे, बच्चे माँ बाप को ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों मिल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे समय में उत्तराखंड पुलिस ने ब्रिज का काम किया, दोनों ही माँ बाप को उन बच्चों से और उन बच्चों को माँ बाप से मिलाने का एक जो है कार्य किया और मैं समझता हूँ इससे बहुत से परिवार में, हज़ारों परिवार में
चेहरे में खुशियाँ लाई। तो इसीलिए इसको ऑपरेशन मुस्कान का नाम दिया गया है। और हम लोग जैसे अभियान ये शुरू हो गया तो हमारे अपनी टीम वगैरह जनपद स्तर से गठित करके न केवल अपने राज्य में बल्कि अन्य प्रदेशों में पूरे समग्र भारत में हम लोग अपनी टीम भेजेंगे और यथासंभव जो छोटे बच्चे हैं उनकी बरामदगी का प्रयास हम लोग करके उनके परिजनों से मिला के इस ऑपरेशन इस्माइल की नाम की जो सार्थकता है उसको सिद्ध करेंगे। सर, थूक जिहाद के मामले कई बार सामने आ रहे हैं, ऐसे में उत्तराखंड में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड पुलिस किस तरह से तत्परता से भी काम करेगी और ऐसे लोगों पर क्या किस तरह की कार्रवाई या किस तरह से लोगों को अब जागरूक भी किया जाएगा सर? इसको लेकर एक तो जन भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी सर काफ़ी पार्टिकुलर है कि इसमें जो भी इस तरह की घटनाएं होती है उसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए एक तो सीसीटीवी का प्रोविज़न रखा गया है कि जहाँ पर ये भोजन इत्यादि बने वो शुद्धता रहे और वहाँ इसको देखने के लिए सीसीटीवी का प्रोविज़न किया जाए। इस संबंध में सबसे पहले एक गोष्ठी आयोजित की जाएगी जनपद स्तर से, ताकि उनको प्रेरित कर सके कि सीसीटीवी लगवाने के पीछे क्या एक उद्देश्य है। इससे उसकी एक तो साख बढ़ेगी होटल की, यहाँ तक कि अब लोगों में एक आम धारणा होगी कि इस तरह का ये जो गंदगी करता है तो लोग जाना कम कर देता है। जब सीसीटीवी रहेगा तो एक विश्वास जनता का उस होटल के प्रति रहेगा और सब लोग जाके उसका भोजन को ग्रहण भी करेंगे। तो एक तो ये हो गया सीसीटीवी फुटेज के। दूसरे एक तो जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, सबको मोटिवेट करेंगे और नाम पता एड्रेस इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे प्रॉपर ढंग से। और यदि इस तरह की घटना उसके बाद भी होती है तो पुलिस एक्ट है 81 का तहत उसकी कार्रवाई करेंगे, या 296 भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत भी प्रोविजंस है। तो हम सख्त कार्रवाई इसमें उन एलिमेंट के तरह के लिए करेंगे जो इस तरह के हरकतें नापाक हरकतें करते हैं। जी सर, अपराधों पर कंट्रोल करने के लिए किस तरह से उत्तराखंड पुलिस सजग भी है, कार्य भी कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महिला अपराध भी देखने को मिले हैं, बड़े हैं। किस तरह से कार्रवाई की भी बात आप लोग कर रहे हैं सर? पुलिस का पहला काम ही जो है अपराधों का नियंत्रण करना है और इसलिए समय समय पर हम लोगों के द्वारा जैसे क्राइम रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद उसको जो अपराध है उसका अनावरण करना, उसमें जो वांटेड है, मुलजिम है, नामजद है, व्यक्ति है, उनकी गिरफ्तारी करना पुलिस की कार्रवाई में है। यदि हम गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो उसको हम वांछित की श्रेणी में लाते हैं। यदि लंबा समय तक काफ़ी प्रयास के बाद भी यदि हम गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो उसमें इनाम की प्रोविजंस हम जो है पुलिस रेगुलेशन के आधार पर करते हैं और उसको गिरफ्तार करते हैं। और जिस टीम के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा इसकी गिरफ्तारी में सहयोग किया जाता है उनको हम रिवार्ड देते हैं। आपको पता ही होगा गत वर्षों से जो है इनाम की संख्या बढ़ गई है कि जनपद स्तर में इनाम जो है एसपी के पास जो जनपद प्रभारी है 25,000 का और रेंज में 50,000, पुलिस मुख्यालय को 1 लाख और शासन को 2 लाख से 5 लाख तक का पुरस्कार घोषित करने की सीमाएं हैं। जी इसी तरह से वांछितों की गिरफ्तारी उसका भाग है, तो बिल्कुल जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अपराधों का शीघ्र समय अनावरण हो, ये भी प्राथमिकता रहेगी। कोई घटना हो जाती है उसका वर्कआउट होना और रिकवरी। हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा अच्छा पहलू यह है कि हम लोगों की जो है एक तो वर्कआउट का परसेंटेज बहुत हाई है और रिकवरी परसेंटेज जो है बहुत हाई है। तो हम उस मानक को भी देखना पड़ता है कि हम जब कार्रवाई करते हैं तो जो हमारी स्थिति है हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है कि उस मानक से कम ना हो। तो यही हमारा अपराध गोष्ठी इत्यादि में सदैव हमारे द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि वर्कआउट हो और रिकवरी अच्छी हो। जी सर, उत्तराखंड पुलिस ने ऐप भी बनाई हुई है। अगर महिला सुरक्षित नहीं महसूस करती तो वो उस ऐप के ज़रिए भी पुलिस को कांटेक्ट कर सकती है। किस तरह की ये ऐप भी है और किस तरह से अगर कोई महिला परेशान है या पीड़ित है तो पुलिस से कैसे संपर्क भी कर सकते हैं सर? इसके कई सारे माध्यम हैं। जैसे आप जो है उत्तराखंड पुलिस ने ऐप बना रखा है, उसके कई भाग हैं। तो एक गौरा शक्ति ऐप है। गौरा शक्ति ऐप में वो कार्यकारी महिलाओं के लिए है जो है कामकाजी है। तो यदि उनको लगता है तो वो सीधे उस पर डायल करके अपनी मदद ले सकते हैं। दूसरा
112 डायल करके, हमारे यहाँ इसी ऑफिस के ऊपर 112 कंट्रोल रूम है पूरे प्रदेश भर का। यदि कोई कॉल करता है मदद के लिए तो तत्काल जो है 112 उस डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम को कॉल करके संबंधित को निर्देशित करता है कि आप तत्काल फलाना व्यक्ति को एक सहायता की आवश्यकता है, तो तत्काल वहाँ जाके सहायता करें। उसकी रनिंग वगैरह भी उस लोकेशन विजिबल होता है इसमें, ये एक सुविधा दे रखा है इसमें। और जैसे ही उसमें कार्रवाई की गई फिर उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। तो ये एक 112 भी एक किसी भी पीड़ित को, किसी को जो परेशानी में है, उसकी मदद के लिए एक सबसे बड़ा हमारे पास वेपन है। जी सर, चार धामों में भी पुलिस ने बेहतर व्यवस्थाएं की, बेहतर काम किया। इस बार भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और पुलिस ने अपनी कार्यशैली को भी दिखाया और लगातार डटी रही। किस तरह से आप देखते भी हैं और पुलिस की कितनी जिम्मेदारी भी आप समझते हैं सर चार धाम यात्रा के प्रति? आप देख रहे होंगे 2013 से उत्तरोत्तर हर साल ये चार धाम यात्रा बढ़ रही है। 2013 से पहले 3 लाख के आसपास था, फिर आपदा से फिर काफ़ी कम हो गया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब आप देख रहे हैं कि आज 19 लाख के आसपास एक ही धाम में, केदारनाथ धाम में ही हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं। और टोटल रेशियो में देखेंगे तो लास्ट ईयर जो है करीब 52 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे, वो इस साल भी अभी 42 लाख के आसपास टच कर चुका है। तो ये अभी क्योंकि काफ़ी समय है, 1 महीने का समय है, तो ये फिगर और आगे बढ़ेगा। हमारी पुलिस की चुनौती है यह है कि जो भी श्रद्धालु चार धाम में आए उनकी जो भी यात्राएं हो सहज हो, सुगम हो और सरल हो और सुरक्षित भी हो। इसके लिए हमारे द्वारा बड़ी संख्या में न केवल गढ़वाल मंडल से बल्कि पीएसी है, एसडीआरएफ है और कुमाऊं उसे भी पुलिस बल इसमें नियुक्त की जाती है, ताकि जो तीर्थयात्री है उनकी यात्रा सहज, सुगम और सरल हो। जी सर, जेल से 2 कैदी फरार बताए जा रहे थे और इसी दौरान ये भी कहा गया था कि पैरोल पर कुछ कैदी थे जो कि फरार बताए जा रहे थे। किस तरह से सर पुलिस भी काम कर रही है, किस तरह से आपको टास्क भी मिले हुए हैं? जो अभी हरिद्वार में 2 कैदी, एक पंकज है, एक राजकुमार है। राजकुमार गोंडा का रहने वाला, पंकज जो है वेस्टर्न यूपी का है। तो ये फरार हो चुके थे। तो कुछ सूचना हमें नेक्स्ट डे प्राप्त हुआ था पुलिस को, तब से हमारी टीम बना के उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। और अभी भी हमारी जो है टीम लगी हुई है, उसके जहाँ भी संभावित स्थान है वहाँ पर दबिश दे के उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी दूसरी कड़ी में भी है कि दूसरे दिन ही जनपद एसएसपी के द्वारा 25,000 इनाम, दोनों पर 25-25 हज़ार का रखा, और फिर मैंने उसको बढ़ाते हुए 50-50 हज़ार का रिवार्ड दोनों ही अपराधियों के ऊपर रखा है। सर, और पैरोल वाले जो कैदी हैं, क्या उनको संबंध में भी कुछ चर्चा? नहीं, पैरोल के संबंध में ये बेसिकली जेल विभाग का अपना इंटरनल प्रकरण है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये एक आपदा, ये जो कोरोना के पीरियड में जो कुछ लोगों को छोड़ा गया था, तो उसमें कुल संख्या उनके पास है। अब ये आदेश आना बताया गया कि उसमें जो है जिन्होंने अपनी 1/3 या उससे ज़्यादा की अवधि व्यतीत कर ली जेल में, तो उसी को मानते हुए उनको रिलीज़ किया जाए। तो ये जेल विभाग उसको मॉनिटरिंग कर रहा है और इस पर कार्रवाई कर रहा है। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए आईजी गढ़वाल करण सिंह नंगलियाल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। आरटीओ सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की ड्राइव्स अभी राजधानी में चल रही है, पूरे उत्तराखंड में किस तरह से चला रहे हैं आप सेफ्टी को लेकर सर? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि देहरादून एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसी देहरादून के अंतर्गत होता है। उसको देखते हुए जो प्रवर्तन है हमारा, उसमें 2 तरह की हमारी ड्राइव्स चलती हैं। एक है स्टैटिक इन्फोर्समेंट, जिसमें कि हमारे ANPR कैमरे के माध्यम से गाड़ियों के चालान किए जाते हैं जिनके कागज़ ख़त्म होते हैं या कोई ट्रिपल राइड कर रहा होता है या बगैर हेलमेट चल रहा होता है, तो उनके कैमरे के माध्यम से भी चालान करते हैं। उसके अलावा हमारी विशेष ड्राइव्स चलती हैं जिसमें कि हम पर्टिकुलर एक समस्या को, ट्रैफिक के, रोड सेफ्टी की समस्या को लेके चालान करते हैं। जैसे कि अगर स्कूल की वैन्स और स्कूल बसेस, अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उनके विशेष ड्राइव चलती है 2 दिन की, जिसमें हम लोग उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। इसके अलावा जैसे कि ई-रिक्शा है, ऐसे क्षेत्र जहां पर कि बहुत ज़्यादा ई-रिक्शा चल रहे हैं जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है, या फिर ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र जिसमें कि ई-रिक्शा का प्रतिबंध है 8 बजे से 8 बजे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
इसके अलावा ऐसे वाहन जो कि एग्रीगेटर के माध्यम से चल रहे हैं, जैसे ब्लाब्ला हुआ, रैपिडो हुआ, जिन्होंने वाइट प्लेट में गाड़ी बनवा रखी है और वो टैक्सी के रूप में गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे वाहनों को हम तुरंत सीज करते हैं और जिसका जुर्माना 15 से 30 हज़ार रुपये तक होता है। इस तरह के अभियान हमारे आए दिन चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और सख्ती से अभियान चलाने वाले हैं। जी सर, सुरक्षा सप्ताह आप लोग चलाते हैं, अभी क्या कोई ड्राइव वर्तमान में जारी है जिस तरह से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर सके, किस तरह से आपको हेलमेट का उपयोग करना है, यातायात के नियमों का पालन करना है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे जो टू व्हीलर चलाने वाले लोग हैं उसमें हम लोग हेलमेट्स पे चालान करते ही हैं, साथ में पिलियन ड्राइवर भी हेलमेट लगा के बैठे हैं, उसके लिए हमारे इन्फोर्समेंट के अधिकारी लोग चालान करते हैं। इसके अलावा हमने अभी आजकल विशेष जो कंसंट्रेशन करा हुआ है वो छोटे बच्चे जो 16 साल के हैं, 15 साल के हैं, जो गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और अक्सर उनसे एक्सीडेंट होने की बहुत संभावना रहती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जो टू व्हीलर पर हैं और जो इंटरसेप्टर पर हैं, लगभग 7 टीमें अलग अलग स्कूल के क्षेत्रों में लगी हुई हैं और इनके द्वारा ऐसे बच्चों के चालान किए जा रहे हैं जो कि अंडर एज हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा जो अंडर एज है और गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो उसका 25,000 रुपये जुर्माना उसके पेरेंट्स पे लगता है और आगे की और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उस पर। जी सर, जो हम सीएनजी प्लांट भी हमने बढ़ाए हैं राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में, सर क्या माने अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के हम लोग कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके? देखिए, परिवहन विभाग उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर कॉमर्शियल गाड़ियों में देखें तो हम लोग सीएनजी गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। जैसे ऑटो, जितने भी ऑटो रिप्लेस होते हैं जो पुराने डीजल के ऑटो हैं, अब सिर्फ सीएनजी ऑटो ही रिप्लेस होकर चल सकता है। इसके अलावा हम जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमारे देहरादून के अंदर 38 चार्जिंग स्टेशंस हैं। उसके अलावा चारधाम यात्रा में भी व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो रुड़की से लेकर ऋषिकेश होते हुए उत्तरकाशी, टिहरी और ऊपर चमोली ज़िले में हैं, जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा चारधाम यात्रा में व्हीकल आएँ। इसके अलावा हमारे तरह ये कोशिश रहती है कि जो सीएनजी की अवेलेबिलिटी है देहरादून के अंदर, जो गेल है हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क रहता है कि उसका प्रेशर, जो हमारे पेट्रोल पंप हैं उन पर प्रेशर अच्छा हो ताकि जल्दी सीएनजी भर जाए और सही अमाउंट में सीएनजी अवेलेबल हो, उसको देखते हुए निरंतर हम लोगों का संपर्क रहता है ताकि लोगों को आसानी से अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल हो सके। सर, चारधाम यात्रा रूट्स पर काफ़ी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी चाहते हैं अपने व्हीकल्स से, तो किस तरह से उनके व्हीकल्स की चेकिंग्स भी की जाती है और क्या माने कि जो टैक्सी वाहन होते हैं उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि कई बार डग्गा मार बसें भी इन रूटों पर देखी जाती है? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा पे कॉमर्शियल वाहन वही जा सकता है जिसका कि ग्रीन कार्ड बना हुआ हो। ऐसी कोई बस जिसका ग्रीन कार्ड नहीं है वो चारधाम यात्रा रूट पे जा ही नहीं सकता, तो इसीलिए कोई अनऑथराइज्ड बस अलाउड ही नहीं है। ग्रीन कार्ड हम इसलिए बनाते हैं कि बस की डायमेंशन 2.6 मीटर से चौड़ी ना हो और उसकी लंबाई किसी भी हालत में 7 से 7.5 मीटर तक हो। तो इसीलिए चारधाम यात्रा में आज इस बार या पिछले सीज़न में एक भी ऐसी बस नहीं गई जो कि डायमेंशंस को फॉलो नहीं करती है। रही बात गाड़ियों पर प्रवर्तन करने की, तो हमारे यहाँ 4 हाईटेक चेक पोस्टें हैं जहाँ पर कैमरे के माध्यम से निगरानी होती है, साथ में वो वाईफाई से जुड़ी हुई हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन या कोई भी ऐसा वाहन जो कि अनऑथराइज्ड है या फिर गलत पेपर्स के साथ जा रहा है, हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं। और अगर हमें जानकारी ऑनबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सुनील शर्मा जी को आप सुन रहे थे, जो कि सभी लोगों से निवेदन भी कर रहे थे कि जब सड़कों पर निकले तो सेफ्टी के साथ